नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आपको सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम रसायन शास्त्र के बारे में उसकी बेसिक जान लें कि जितने भी तत्व हम आज तक जानते हैं उन सबको हमने एक सारणीबद्ध तरीके से एक सारणी में बांधा हुआ है, जिसे हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सारे तत्वों को हमने रखा है। अब समय के साथ साथ जितने भी तत्व हैं उनके कई सारे हमें कंपाउंड्स मिलने लगे, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलने लगे। तो हमने देखा कि कार्बन और उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग लाखों की संख्या में पाए जाने लगे। तो सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल में उस कार्बन को रख के हम उसकी पूरी स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए कार्बन को अलग करके उसकी एक शाखा बना दी गई, जिसमें हम सिर्फ कार्बन से रिलेटेड जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और उनकी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ वो सब पढ़ते हैं, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में सभी तत्वों की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं और कार्बन को वहाँ से हटाकर हम कार्बनिक रसायन में कार्बन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ या जो कुछ भी कार्बन के बारे में हम जानते हैं वो हम वहाँ पढ़ते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन, इसमें हम जितने भी तत्व हैं उनकी जो भी अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में ये पढ़ते हैं कि इस अभिक्रिया का होना संभव है भी या नहीं, ये एनर्जी या ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरफ चलेगी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद किस तरह के होंगे और कितनी मात्रा में होंगे, ताप, दाब इत्यादि, ये सारी चीज़ें हम भौतिक रसायन में पढ़ते हैं। तो आज हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम हमारा अध्याय जो है असंतृप्त और पॉली अल्कोहल्स, इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पीपीटी में पीछे दिखाई दे रहा है, हम इसमें असंतृप्त अल्कोहल्स में पढ़ेंगे विनाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल की संरचना सूत्र आप देख रहे हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये विनाइल अल्कोहल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है यहाँ पर सीधे ही इस कार्बन के साथ में OH लगा हुआ है। और ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब असंतृप्त संरचना होती है उस पर कोई क्रियात्मक समूह लगता है तो वो अस्थायी हो जाती है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ देखें, इस विनाइल अल्कोहल के कितने समावयवी हम बना सकते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक समावयवी ये है, दूसरा समावयवी ये है। इस संरचना को हम कहते हैं इपॉक्साइड और ये आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड कहलाता है। तो एक असंतृप्त अल्कोहल विनाइल अल्कोहल, दूसरा असंतृप्त अल्कोहल है एलाइल अल्कोहल, जिसमें जो क्रियात्मक समूह OH है वो उस कार्बन पर जुड़ा होता है जिस पर कि डबल बॉन्ड नहीं होता, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। और इसके हम अगर समावयवी बनाएं तो ये इपॉक्साइड 2 समावयवी और इसके अलावा एक समावयवी अल्कोहल प्रोपेनॉल और तीसरा समावयवी हमारा यहाँ एसीटोन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में तीसरा अनसैचुरेटेड अल्कोहल प्रोपेगाइल अल्कोहल है, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इसकी संरचना। और इसी तरह से हम कई सारे, तो हमें अपने कोर्स में विनाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। इसमें ज़्यादातर हम जो भी हमारा कंपाउंड है उसकी बनाने की विधियाँ और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी एक पदार्थ की बनाने की विधि किसी दूसरे पदार्थ की प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि हमने इसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि आपको दिखाई दे रही है, हम इसको विनाइल ब्रोमाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से बनाएंगे। तो इसमें विनाइल ब्रोमाइड जो है, ये विनाइल ब्रोमाइड आपको दिखाई देगा,
विनाइल ब्रोमाइड। ये विनाइल ब्रोमाइड जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये हमें यहाँ पर अनसैचुरेटेड हमारा जो रिक्वायर्ड है विनाइल अल्कोहल देता है। अब क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है ये अस्थायी होता है, इसलिए ये तुरंत अपने समावयवी एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। अनस्टेबिलिटी जब हम किसी ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो अस्थायी कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये इस विनाइल ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी हो गई और विनाइल अल्कोहल के बनाने की विधि है। दूसरी बनाने की विधि है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं एसिटिलीन के नाम से। तो जब हम एसिटिलीन की अभिक्रिया HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं जो कि जलीय है, तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि जब H2SO4 निर्जलीय होता है तो उसका कार्य होता है किसी भी अणु में से जल के अणु को बाहर निकाल लेना, अगर निर्जलीय है तो। और यदि जलीय H2SO4 हमने काम में लिया है तो वो किसी भी अणु में OH को जोड़ देता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एसिटिलीन की हम जब हम जलीय H2SO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? हमारा विनाइल अल्कोहल बन रहा है। और ये फिर क्योंकि अनस्टेबल है ये वापस से एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। तो अब इसको हम कैसे, क्योंकि अनस्टेबल है तो इसको हम कैसे सिक्योर करें? तो हम क्या करते हैं, इसके दूसरे डेरिवेटिव्स के रूप में इसको हम स्टोर करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो हम उसको वापस अल्कोहल में बदल देते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है हमने एसिटिलीन की अभिक्रिया कराई है। ये देखिए एसिटिलीन की अभिक्रिया कराई है हमने HCl से, किसकी उपस्थिति में है? मरकरी की उपस्थिति में। तो हमें पहले क्या मिलता है? विनाइल क्लोराइड मिलता है और ये विनाइल क्लोराइड हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से हम डाइक्लोरोएथीन से गरम करके उसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे हम विनाइल क्लोराइड बना सकते हैं और इसको हम विनाइल क्लोराइड को स्टोर करके रख सकते हैं। अब जब हमें ज़रूरत होती है हम इस विनाइल क्लोराइड की H2SO4 से अभिक्रिया करा करके और इसे विनाइल अल्कोहल में बदल सकते हैं। अब इसकी, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल है, इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं चलावयता या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल इनॉल है और वो परिवर्तित होता है कीटोन में, इसलिए इसका नाम स्पेशली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाता है। कीटो इनॉल चलावयता कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हमारा जो अल्कोहल है वो है और इससे हमें ये हाइड्रोजन प्लस आयन बाहर टूट के मिल सकता है और इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे तो ये कीटोन में बदल जाता है। ये कीटोन हमें मिल गया, तो इसको हम कहते हैं कीटो से इनॉल या इनॉल से कीटो में चलावयता। ये जो चलावयता है ये समावयता से रेजोनेंस से डिफरेंट है। रेजोनेंस अनुनाद से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि अनुनाद में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की इधर उधर शिफ्टिंग होती है, क्लियर है, जबकि चलावयता में एटम्स, इसमें आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम यहाँ ऑक्सीजन को छोड़कर और इस वाले कार्बन पर, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से जो है हाइड्रोजन छूटकर और इस वाले कार्बन पर, जो ये कार्बन है, इस पर आ जाता है। तो इस चलावयता में हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग होता है। चलावयता में परमाणु एक परमाणु से छूटकर दूसरे परमाणु पर चला जाता है, जबकि अनुनाद में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे तक इधर उधर शिफ्ट होते हैं। अब चलावयता में दो अलग अलग तरह के अणु हमें मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। एक तो अल्कोहल था और चलावयता की वजह से हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर आप देखें कीटोन मिल गया है, ये कीटोन हमारा। तो ये दो अलग अलग अणु होते हैं, तो
चलावयता होती है, जबकि समावयता में अणु सेम रहता है। अगर वो कीटोन है तो वो कीटोन ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स उसके इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद में, क्योंकि ये अस्थाई अणु है, विनाइल अल्कोहल जिसे आप जानते हैं ये अस्थाई अणु है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एलाइल अल्कोहल पर। जैसा कि हमने पहले देखा था, आप यहाँ देखें, ये हमारा ये एलाइल अल्कोहल है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें मेथड ऑफ सिंथेसिस, इसके बनाने की विधियाँ, जिसे आप हिंदी में विरचन की विधि भी कहते हैं। पहली विधि दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर हम प्रोपीन से क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस वाले ये कार्बन से एक हाइड्रोजन हटके HCl निकल जाता है और यहाँ पर एक क्लोरीन आकर के लग जाता है, जैसा दिखाई दे रहा है आपको। फिर हम इसकी अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो ये हमें विनाइल अल्कोहल दे देता है और NaCl बाहर निकल जाता है। दूसरा हम देखें मेथड ऑफ सिंथेसिस ग्लिसरॉल से। जैसा कि आप संरचना सूत्र आप जानते हैं ग्लिसरॉल का, CH2OH CHOH CH2OH। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सैलिक अम्ल से। आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, ये हमारा ग्लिसरॉल है और ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड को जब हम इन दोनों को साथ में हीट करते हैं तो गर्म करने पर ये दो अणु जल के निकाल करके और इस तरह की ऑक्सलेट रिंग बना देता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ऑक्सलेट रिंग बन जाती है एक। ऑक्सलेट रिंग, और इस ऑक्सलेट रिंग को जब गर्म किया जाता है तो ये यहाँ से, क्योंकि आपको रिंग दिखाई दे रही है, ये रिंग हमारी 4 मेंबर रिंग है। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, इनमें रिंग के अंदर छोटे होने की वजह से बहुत तनाव होता है, तो ये बहुत आसानी से टूट जाती है। ये 4 मेंबर रिंग है, जिसे हम हल्का सा गर्म करते हैं तो ये टूट करके इसमें से 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाते हैं और हमें हमारा एलाइल अल्कोहल मिल जाता है। यहाँ तक सबको मुझे लगता है जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मेरी हैंडमेड नोट्स हैं मेरे, जो मैं आपके साथ में, सब बच्चों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ सिंथेसिस, जिसमें चेन रिएक्शन की तरह से आपको दिखाई देगा यहाँ पे। एसिटिलीन से हम किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ पर? फॉर्मल्डिहाइड की। इसकी अभिक्रिया से हमें पहली स्टेप में ये यहाँ पर जुड़ जाता है और CH3 ट्रिपल बॉन्ड CCH2OH ये हमें मॉलिक्यूल मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे? रिडक्शन यानी अपचयन या हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं। निकल की उपस्थिति में गर्म करने पर इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और हमें हमारा एलाइल अल्कोहल मिलता है। ये मेथड ऑफ सिंथेसिस, इसके बनाने की विधियां हैं। अब हम हमारे विनाइल अल्कोहल की, ये विनाइल अल्कोहल है, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें 2 तरह की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। एक अभिक्रिया तो असंतृप्त होने की वजह से होती है, जो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। उसका गुण है कि इस पर अगर आप हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो बॉन्ड या क्लोरीनीकरण करेंगे, जो भी अभिक्रिया कराएंगे डबल बॉन्ड पर होगी, डबल बॉन्ड टूटेगा या कुछ और में कन्वर्ट होगा। दूसरी अभिक्रिया होती है इसकी अल्कोहलिक OH समूह की अभिक्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डबल बॉन्ड की अभिक्रियाएं, जिसमें पहली अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही होगी इज़ रिडक्शन यानी अपचयन। हम इसका अपचयन करें
हाइड्रोजनीकरण करें प्लेटिनम की या निकल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उस पर 2 हाइड्रोजन एटम्स जाकर जुड़ जाते हैं और हमें क्या मिलता है, संतृप्त अल्कोहल, जो कि सैचुरेटेड अल्कोहल है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी हैलोजनीकरण की, जिसमें हम इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराएं, Br2 से कराएं, तो इसमें अलग अलग तरह का हैलोजनीकरण हो सकता है। अगर हम आयोडीन से इसका हैलोजनीकरण करते हैं, यहाँ पर आप देखिए हम ब्रोमीन से हैलोजनीकरण करा रहे हैं, ब्रोमीन से, तो हमें क्या मिलता है, दोनों डबल बॉन्ड टूट करके वहाँ पर दोनों ब्रोमीन एटम्स आकर के जुड़ जाते हैं और डाई ब्रोमो हमें फिनाइल अल्कोहल मिल जाता है। अब इससे आगे हम चलें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ HCl का योग। तो यहाँ पर आप देखें जब हम HX से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आपको ध्यान होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि हाइड्रोजन, जब हम किसी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिस पर कि पहले से अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई देगा हमने जब HCl से अभिक्रिया करवाई है तो क्योंकि CH2 यहाँ पर CH2 के पास में हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए H यहाँ पर जाकर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और क्लोरीन यहाँ पर जुड़ता है। लेकिन जब हम ये अभिक्रिया HBr के लिए करते हैं तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और एडिशन HBr का इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा कम हाइड्रोजन वाले पे जाकर जुड़ जाता है और हेलोजन ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन पर। इसका कारण आपको अच्छे से पता होगा कि जो HBr की अभिक्रिया है वो H2O2 और लाइट की उपस्थिति में अगर हम करा रहे हैं तो ऐसे में मैकेनिज़्म अगर आपको ध्यान है तो उसमें हम इस अभिक्रिया में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, मुक्त मूलक बनते हैं ब्रोमीन के, और उस मुक्त मूलक की वजह से यहाँ पर ब्रोमीन का जो हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, अगर आप चाहेंगे कि हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म और आयनिक मैकेनिज़्म दोनों बताया जाए तो बता देंगे, लेकिन ये आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आप पहले पढ़ चुके हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या एडिशन होता है, उसका कारण आयंस का बनना है, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में एडिशन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की वजह से मार्कोनिकॉफ रूल का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें हम इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन का अणु पर जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है क्षारीय KMnO4। हम कई तरह के ऑक्सीकारक पदार्थ काम में ले सकते हैं, जैसे क्षारीय KMnO4, अम्लीय KMnO4, H2SO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट या और भी ऑक्सीलेट्स और भी बहुत सारे हम ऑक्सीकारक पदार्थ काम में लेते हैं। यहाँ पर हमने क्षारीय KMnO4 काम में लिया है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्लिसरॉल बन जाता है ऑक्सीजन के एडिशन से। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलें ओजोनीकरण, ओजोनाइजेशन। ओजोन की अभिक्रिया कराने पर डबल बॉन्ड पर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डबल बॉन्ड पर एक 3 ऑक्सीजन की रिंग बन जाती है, जिसका कि हम जब आगे हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसका जल अपघटन करते हैं, तो उसमें से यहाँ जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा H2O2 बाहर निकल जाता है और ये मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिक एसिड एल्डिहाइड ये बन जाता है, दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अभिक्रियाओं पर। हमने बात करी थी 2 तरह की अभिक्रियाएं, एक तो डबल बॉन्ड की अभिक्रिया है और एक OH की अभिक्रिया। तो OH की अभिक्रिया में नेक्स्ट है, हम जो लैब में हम जो टेस्ट लगाते हैं, लेबोरेटरी में भी आप ये टेस्ट करते हैं कि अगर अल्कोहल है तो वो आप कैसे टेस्ट लगाएंगे। हम उसमें सोडियम डालते हैं, बुदबुदाहट के साथ यदि गैस निकलती है, कौन सी गैस होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। अगर बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है तो
अल्कोहल प्रेजेंट है। वही अभिक्रिया हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सोडियम की अगर हमने इससे अभिक्रिया कराई है तो यहाँ Na लग जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ होकर के हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया अम्ल से हम अच्छे से जानते हैं, ये भी हम हमारी लैब में टेस्ट करते हैं कि अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसमें हम एसिड डालकर और H2SO4 डालते हैं, तो ऐसे केस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपको फ्रूटी स्मेल आती है, मीठी मीठी खुशबू आती है, वो एस्टर की होती है। तो वो एस्टर कैसे बनता है? इसमें हम निर्जलीय एसिड डालते हैं H2SO4। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप निर्जलीय H2SO4 डालेंगे तो आपको उस मॉलिक्यूल में से जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने निर्जलीय H2SO4 का उपयोग किया है। ये दिखाई दे रहा है आपको, जो H+ के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये निर्जलीय H2SO4 है। इसका काम होता है इस रिएक्शन मिक्सचर में से जल को निकालना। तो ये जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बाहर निकल जाएगा और हमें ये मिलेगा एस्टर, जो यहाँ दिख रहा है। ये एस्टर हमें फ्रूटी स्मेल देता है, जो हम लैब में टेस्ट करते हैं। लैब में अल्कोहल का टेस्ट, एस्टर टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो ये है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे चलें, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो एसिड हमने यहाँ देखा था, ये ऑर्गेनिक एसिड है, दैट इज़ एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप आगे देखें तो ये HCl इनऑर्गेनिक एसिड है, जो इससे अभिक्रिया करके हमें क्लोरो इसका प्रोडक्ट दे रहा है। इसके आगे हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे।